बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्स वेव्स इन एसोलेशन कोड PHY103 के लेक्चर नंबर 4 में आज हम बात करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। अच्छा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वैलिड तब है अगर दो फंक्शंस लीनियरली रिलेटेड हों, मतलब कि अगर उनके दरमियान जो रिलेशन है अगर वो लीनियर हो तो तब जाके ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो सकता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या चीज़? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि कोई भी दो इनपुट्स हों तो उनका जो इफ़ेक्ट है वो उन इनपुट्स के इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स के सम के बराबर होगा। मसलन हमारे पास एक स्प्रिंग है जिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 और F2। यहाँ पे F1 और F2 जो हैं ये हमारे पास इनपुट्स हैं। तो हुक्स लॉ के मुताबिक F1 जो है ये kx1 के बराबर है और F2 जो है वो kx2 के बराबर है। तो यहाँ पे x1 और x2 जो हैं, x1 f(1) के इनपुट का इफ़ेक्ट है, x2 जो है ये f(2) के इनपुट का इफ़ेक्ट है। तो ये दोनों इफ़ेक्ट्स x1 और x2 जो कि f1 और f2 के इफ़ेक्ट्स हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक अगर हम यहाँ पे x1 को मालूम करें तो इस f(1) फोर्स जो कि 4 न्यूटन के बराबर है, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो हमारे पास लेट्स से के 50 न्यूटन पर मीटर हो, तो x1 बराबर होगा 4 डिवाइडेड बाय 50 जो कि आ रहा है 0.08 मीटर। अब ये 0.08 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये इफेक्ट है फोर्स f(1) का। एक x2 जो है, इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे तो x2 यहाँ से हम निकाल सकते हैं f(2) डिवाइडेड बाय k। तो f(2) जो कि हमारे पास सेकेंड फोर्स है और वो मैग्नीट्यूड में 2 न्यूटन के बराबर है, और स्प्रिंग कांस्टेंट चूँकि सेम स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट वही 50 न्यूटन पर मीटर है। तो x2 बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय 50 जो कि बराबर है 0.04 मीटर। अब ये इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स हैं f(1) और f(2) के। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक जो नेट इफ़ेक्ट होगा स्प्रिंग के ऊपर, मतलब ये कि स्प्रिंग जो नेट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो वो कितने के बराबर होगा? वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो x विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2, और x1 0.08 मीटर है, x2 हमारे पास 0.04 मीटर है। तो इन दोनों को जब हम सम अप करते हैं तो उससे आ रहा है 0.12 मीटर। ये हमारे पास प्योर रोटेशन है, व्हील रोटेट कर रहा है, और इधर आप देख सकते हैं ये ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेशन अब नहीं है। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये अब रोल कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसलेशनल और रोटेशन ये दोनों मिल के हमें रूलिंग दे रहे हैं। व्हील जो है, व्हील की जो रूलिंग है ये एक्चुअली कम्बिनेशन है ऑफ दी प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशनल। तो ये एक तरह से सुपरपोजिशन है, रोटेशन और ट्रांसलेशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन वेव्स हमें यह कहता है कि जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, जब भी आपस में कोई दो या दो से ज़्यादा वेव्स सुपरपोज्ड होते हों तो उनकी रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है ये बराबर होगा इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड के सम के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं। एक वेव जो है वो राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है और दूसरी वेव जो है वो लेफ़्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो ये दोनों वेव्स जब इस पॉइंट पे आके मिलते हैं, सुपरपोज्ड होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास न्यू वेव का एम्पलीट्यूड है। जो ये डैश लाइन में नज़र आने वाले दो वेव्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो उनकी सुपरपोजिशन की वजह से ये एक नई वेव बन गई है। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों के सम के बराबर है। ये दोनों वेव्स यहाँ इस पॉइंट पे मिलने के बाद जो वेव नंबर
1 है, मसलन समझ लीजिए कि ये अगर हमारे पास वेव नंबर 1 है, लेफ़्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है, और ये हमारे पास वेव नंबर 2 है जो कि राइट की तरफ ट्रेवल कर रही है, तो सुपरपोज्ड होने के बाद ये दोनों वेव्स अपनी राह ले लेते हैं और दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उस पर कोई असर भी नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये है कि ये वेव एक दूसरे के शेप को चेंज नहीं करते सुपरपोजिशन के बाद। तो ये दो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कह रहा है कि दोनों वेव्स जो हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। इस पॉइंट पे रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो इन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। अच्छा, अगर मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स और मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज के वेव्स आपस में मिल रहे हों, तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका शेप वही हो जो मिलने वाले वेव्स का शेप है। मसलन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक वेव है जो कि साइनोसाइडल है, यहाँ एक और वेव है वो भी साइनोसाइडल है, D3 जो कि हमें एक और वेव दे रहा है वो भी एक साइनोसाइडल वेव है। अब अगर ये तीनों वेव्स आपस में सुपरपोज्ड हो रहे हों, आपस में एक जगह पे मिल रहे हों, तो उनका जो रिजल्टेंट वेव है वो इस शेप की बन रही है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इन तीनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर है। मसलन मैं चंद एक पॉइंट्स लेता हूँ रिजल्टेंट वेव के। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका जो पीक है, क्रस्ट है, वो इधर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे D3 का ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, D2 का ये वाला डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इसी तरह D1 का ये जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये जब आपस में सम अप होंगे तो इससे ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है। एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इस पॉइंट में अगर आप देखें ये रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे 0 है। तो ये क्यों कर 0 है? क्योंकि D3 का आप देख सकते हैं कि वो भी इस पॉइंट पे मीन पोजीशन पे है, इसी तरह D2 भी मीन पोजीशन पे है, और D1 जो है वो भी मीन पोजीशन पे है। तो ये तीनों वेव्स जब आपस में मिल रहे हों इस पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी 0 ही होगा, मतलब कि वो मीन पोजीशन पर ही होगा। एक और पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ये आप देखें यहाँ पे अब हमारे पास एक ट्रफ बन रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से नेगेटिव साइड पर है। वो नेगेटिव साइड पे इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर D3 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नेगेटिव साइड पे है फ्रॉम द मीन पोजीशन, D2 का भी नेगेटिव साइड पे है फ्रॉम द मीन पोजीशन, और D1 का भी नेगेटिव साइड पे है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये तीनों जो डिस्प्लेसमेंट हैं D1, D2 और D3 के, ये आपस में सम अप होंगे और हमें जो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव ही मिल रहा है। एक और पॉइंट आप इस वेव का अगर देखें, यहाँ पर एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का 0 है। वो 0 इसलिए है क्योंकि D3, D2 और D1 इन तीनों के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो इस पॉइंट पर 0 हैं। तो लिहाजा रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी यहाँ पे 0 हो रहा है, 0 मिल रहा है हमें। इसको हम कम्प्लेक्स वेव्स कह सकते हैं। तो कोई भी एक कम्प्लेक्स वेव जो है वो हम हासिल कर सकते हैं बाय द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैविंग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुख्तलिफ एम्पलीट्यूड्स और फ्रीक्वेंसी के वेव्स आपस में मिल रहे हों तो इसको हम और फिर उनका जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड हमारे पास मिलने वाले वेव्स के सम के बराबर होगा। तो इस स्टेटमेंट को हम फोरियर्स थ्योरम कहते हैं, जिस पर फिर किसी एक लेक्चर में हम बात करेंगे। एक कम्प्लेक्स वेव है तो ये सिंपल साइनोसाइडल वेव्स हैं और इनकी सुपरपोजिशन की वजह से ये एक कम्प्लेक्स वेव हमें मिल रही है। मसलन कहीं पे हमें एक स्क्वायर इनपुट की ज़रूरत है, तो
वो स्क्वायर इनपुट को हम साइनोसाइडल वेव के सुपरपोजिशन से हासिल कर सकते हैं। मसलन आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेव है D1 और एक और वेव है हमारे पास जो कि D2 से ज़ाहिर किया जा रहा है, और एक और वेव है जिसको हम D3 से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये तीनों वेव्स जब किसी एक ख़ास लम्हे पर सुपरपोज्ड हो रहे हों एक ख़ास लोकेशन पे, तो इस सूरत में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव है वो एक स्क्वायर वेव हो सकती है। मसलन अगर हम देखें D1 को, अगर हम कहें कि ये काज ऑफ के एक्स इक्वेशन से ज़ाहिर किया जा सकता है। याद रखिए यहाँ पे हमारे पास जो t है टाइम, उसको हमने 0 लिया हुआ है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 मीटर है। इसके अलावा D2 वेव है, इसका एम्पलीट्यूड 0.33 है, और जो चेंजिंग पैरामीटर है उसको हम काज ऑफ 3x से ज़ाहिर करते हैं। और यहाँ पे जो D3 है उसमें उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0.20 है, और इस वेव का जो इक्वेशन है वो 0.20 इंटू काज ऑफ 5kx है। अगर k की वैल्यू हमारे पास 10 पर मीटर हो तो D1 का जो वेवलेंथ है 2 पाई डिवाइडेड बाई k से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो अगर हम k की वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ से आ जाएगा, साथ में पाई की वैल्यू पुट कर लें तो यहाँ से आ जाएगा 0.628 मीटर। इसी तरह लेमडा 2 हमारे पास बराबर होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3k। याद रखिए जो जनरल इक्वेशन है वो हमारे पास कास के एक्स माइनस ओमेगा टी के बराबर होता है। टी को चूंकि हमने 0 पुट किया है तो कास ऑफ के एक्स रह जाएगा, और अब यहाँ पे चूंकि k की जगह पे 3k है तो लेमडा का जो इक्वेशन है वो 2 पाई डिवाइडेड बाय k होता है, लेकिन यहाँ k की जगह पे 3k है तो इसलिए 2 पाई डिवाइडेड बाय 3k, और ये बराबर होगा k की वैल्यू 10 पर मीटर पुट कर लें तो 0.209 मीटर आ जाएगा वेवलेंथ। D3 का इसी तरह आ जाएगा 0.126 मीटर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेव है इन तीनों वेव्स के सुपरपोजिशन का। हम इस वेव में चंद एक पॉइंट्स ले रहे हैं। मसलन अगर आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो आप अगर देखें इस तमाम इनपुट वेव्स जो है हमारे पास, इसका जो एम्पलीट्यूड है D1 का वो भी नेगेटिव, इधर D2 का वो भी नेगेटिव, इधर D3 का अगर आप देखें तो वो भी हमारे पास जो है वो नेगेटिव है, वेरी क्लोज टू 0 लेकिन स्टिल हैव सम वैल्यू। सो लिहाजा वो इन तीनों वेव्स की जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो ये जब सम अप होंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास 0 आ रहा है। ये आपके पास मीन पोजीशन है, याद रखिए, और मीन पोजीशन से ये वेव जो है बिलो है तो लिहाजा नेगेटिव डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड होगा। एक और पॉइंट हम ले रहे हैं, अगर आप देखें इसमें हमारे पास जो इधर एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये आप देख सकते हैं 0.0 जो लाइन है ये मीन पोजीशन का है। तो इस मीन पोजीशन से अबव रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर ये हमारे पास 0.0 लाइन है, मीन पोजीशन है, तो यहाँ D3 जो है वो भी मीन पोजीशन से अबव है। इसी तरह जो D2 है वो भी मीन पोजीशन से अबव है, और D1 वेव भी मीन पोजीशन से अबव है। तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। एक और पॉइंट हम लेते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इधर भी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड है वो पॉजिटिव ही है। एक और केस अगर आप देखें तो इधर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो फिर नेगेटिव में जा रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि जो सुपरपोज्ड वेव्स हैं तो उनके जो एम्पलीट्यूड है वो इस पॉइंट्स पे नेगेटिव हैं, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो भी नेगेटिव आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी इमेज, ये जो लाइन है, ये लाइन हमें एक्चुअली एक स्क्वायर
वेव का ही लाइन मिल रहा है। तो ये इन तीनों वेव्स जो कि साइनोसाइडल हैं उनकी सुपरपोजिशन की वजह से ये वेव मिल गई है, और रिजल्टेंट वेव जो है वो हमारे पास स्क्वायर वेव्स है। तो इस लेक्चर की कंक्लूजन ये हुई कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब जाके वैलिड है अगर फंक्शन जो हैं वो लीनियरली रिलेटेड हों, और दूसरी बात ये कि कोई भी कम्प्लेक्स वेव हम हासिल कर सकते हैं सिंपल साइनोसाइडल वेव्स के सुपरपोजिशन के थ्रू। इस लेक्चर को तैयार करने के लिए डॉगलस जैंकोली के 4th एडिशन फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स से सहारा लिया गया है। कुछ फिगर्स वहाँ से हैं और कुछ फिगर्स जो हैं वो विकिपीडिया से उठाए गए हैं।